चलिए देखिए, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन लिए थे और इंट्रोडक्शन का आज हम लोग क्लास 2 करेंगे। इसमें अभी हम लोग सीख रहे हैं कि जब भी किसी टारगेट के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है, उसी के लिए इंट्रोडक्शन क्लास 2। ठीक है, तो देखिए कल हम लोग देखे थे कि जब हम रेलवे, एसएससी, बैंक या स्टेट एग्ज़ाम्स में भाग लेना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य है कि इसमें हम सफल हो जाएं, तो इसके लिए बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है, जिसका कुछ हिस्सा आपको कल के क्लास में बताया गया था। एक लंबे जर्नी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा बीच में बैरियर्स आता है, उन बैरियर्स को पहचानना पड़ता है और आपके साथ क्या क्या होना चाहिए। जैसे सपोज करिए आप ट्रेन से कहीं पर जाना चाह रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है ना कि ट्रेन से जाने के लिए आप अभी हेल्दी हैं कि नहीं। अगर हेल्दी हैं, स्वास्थ्य सही है, जा सकते हैं, तो किस एरिया में जाना है, कौन सा सीजन है। मान लीजिए कि आप अचानक अभी के समय में श्रीनगर जाते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि जाड़े के समय, जैसे ये आपका जाड़े का समय है, अगर तो आप जाड़े के समय में जब जा रहे हैं तो वहाँ पर उस प्रकार से गर्म कपड़ा को लेना पड़ता है जो आपका मैनेजमेंट हुआ, और वो उन सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो वहाँ पर परेशानी होगी। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या है कि टिकट होना चाहिए, टिकट नहीं होगा तो परेशानी होगी, तो टिकट आपका अवेलेबल है कि नहीं, वो सारा चीज़। तो इसीलिए क्या है कि जो काम हम करते हैं उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत को पहचानते हैं कि आखिर कौन कौन सा चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे एक सिंपल भाषा में हम लोग बात करते हैं तो किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है इन ऑर्डर टू प्रमोट ए बिजनेस। बोले किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कैपिटल चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ओनली कैपिटल से बिजनेस नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पर देखिए कैपिटल चाहिए, जितना ज़्यादा कैपिटल हो अच्छा है, लेकिन ओनली कैपिटल से बिजनेस नहीं चल सकता है। इसलिए यहाँ पर बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल के साथ साथ में बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। आप जिस चीज़ का बिजनेस करना चाह रहे हैं, जिस एरिया में, उस एरिया में उसका खपत हो सकता है कि नहीं, कंजम्पशन हो सकता है कि नहीं, उस चीज़ का ज़रूरत उन लोगों को है कि नहीं वहाँ के एरिया में, ये भी देखना पड़ता है। अगर आप ग्लोबल मार्केटिंग करते हैं तो भी देखना पड़ता है कि पूरे ग्लोबल में, माने विश्व में, उस चीज़ का डिमांड है कि नहीं। कोई ऐसा चीज़ जिसका डिमांड ही बिल्कुल ना हो, हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बिजनेस फ्लॉप करेगा। पूंजी तो लग चुका, यानी बिजनेस फ्लॉप कर जाएगा, पूंजी डूब जाएगा। जिस चीज़ का डिमांड होता है हम उसमें पूंजी लगा देते हैं, और उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो भी और सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टिंग, ये वो है ना, मेरा कॉस्ट क्या पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, उन सारे बातों का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, मार्केटिंग हमारा अच्छा होता है, तभी जाकर बिजनेस सफल होता है। इसलिए बिजनेस में क्या हो गया, आपको कैपिटल तो चाहिए ही, और उसके बाद बहुत सारा परिस्थिति को देखना पड़ता है, मार्केटिंग भी सही सही होना चाहिए। उसके बाद में सामान जो आपका बनता है उसके लिए डिलीवरी जो बोलते हैं, है ना, ये एकदम टाइम पर होना चाहिए, डिलीवरी पक्का होना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वो बहुत सारे बातों पर ध्यान देना पड़ता है। सिमिलरली जब आप इसके लिए तैयारी करते हैं तो यहाँ पर क्या है ना, रिजेक्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि वर्ल्ड में किसी को जो है ना कोई अपनाता नहीं है, आपको ऐसा बनना पड़ता है कि लोग मजबूरी में आपको अपना ले, वो चीज़ होता है। जैसे आज यहाँ पर ये बात इसलिए बोला गया कि सपोज 10 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, 10 लाख ऐसे, तो आज यहाँ पे अगर 10,000 इसमें सीट्स होगा तो 10 लाख बच्चों में 10,000 का ना होगा, सीट तो उतना ही है। तो 10 लाख के हैवी रस में से आपको फिल्टर होकर के इस 10,000 वाले में आ जाना है, जो कि टास्क तो काफ़ी कठिन है, वो टास्क ईजी नहीं है। कोई भी टीचर या कोचिंग वाले जब बोलते हैं कि ये आसान है, ऐसा है, तो बच्चों को प्रोमोट करने के लिए, ताकि उसका मनोबल ऊंचा रहे। इसके फैक्ट में अगर जाते हैं तो हमारा स्टेटमेंट ये है कि काम बहुत टफ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो असंभव है। आप जो काम करने जा रहे हैं काम बहुत टफ है, लेकिन वो काम असंभव नहीं है ना। अगर असंभव होता तो फिर उसके लिए हम प्रयास ही नहीं करते। इसलिए क्या है कि काम हमारा टफ जरूर है, हरकुलिन टास्क है, मेहनत करना पड़ेगा, है ना, और हम उसको अचीव कर सकते हैं, ऐसा भी दृश्य उसमें दिखता है, क्योंकि इस 10 लाख में 10,000, कोई ना कोई 10,000 बच्चे तो आते हैं ना।
इसीलिए इस 10,000 में आने के लिए मन में पहले ये विश्वास हम लोग बना लेते हैं कि जहां तक हम जाना चाह रहे हैं वो मंजिल टफ तो काफी ज्यादा है, लेकिन विद इन रिच है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही प्राप्त करते हैं, आप ही के जैसा और जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वही प्राप्त करते हैं। इसलिए आप सबसे पहले दिमाग में बैठाइए कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो टफ बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, सही तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग लगाकर मेहनत करना पड़ेगा, अपना टेक्नोलॉजी बनाना पड़ेगा। हम उन सारे चीज़ों को खुद समझेंगे कि पूंजी जो पढ़ाई होगा उसके अलावा उसमें और क्या क्या चाहिए। इसलिए आज उसके लिए हम लोग जो है कुछ यहाँ पर चर्चा करते हैं कि 10 लाख छात्र में से 10,000 5,000 में फिल्टर होकर के आने के लिए आप में एक्स्ट्रा टैलेंट होना चाहिए बाकी बच्चों से कुछ ज़्यादा, है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में ये चीज़ देखते हैं कि अब हम लोगों को करना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, जो कैसा है उसका डिस्कशन। इंग्लिश और जीएस पूछा जाता है जो कैसा है। तो देखिए, अपने सब्जेक्ट्स को अगर पार्टीशन किया जाए तो सब्जेक्ट्स में आपका 2 पार्ट मोटा मोटी हो जाता है। 4 सब्जेक्ट्स आपसे मेनली पूछा जाता है, उसमें पार्ट 2 हो जाता है। ये मैथ्स जो है कंसेप्ट का चीज होता है, रीजनिंग जो है वो कंसेप्ट का चीज होता है, और इंग्लिश जो है आपका मेमोरी का चीज होता है। उसी प्रकार से जीएस जो है वो मेमोरी का चीज होता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि मेमोरी वाले चीज में आपको दिमाग कम लगाना पड़ता है, इसमें जो है दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। मीनिंग कंसेप्ट जो होता है उसमें आपका अपना शार्पनेस चाहिए, जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन मीन्स हर इंसान का अपना शार्पनेस होता है ब्रेन का, तो वो शार्पनेस आपको चाहिए किसी भी बात को समझने के लिए, है ना। मीन्स आपका ब्रेन शार्प होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों को टेकल करने के लिए आपके पास शार्प ब्रेन होना चाहिए, शार्प आईक्यू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस जगह पर मेमोरी बेस्ड है, इसलिए शार्प आईक्यू का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हम यहां पर जो है सिर्फ मेहनत कर लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है, और मेहनत थोड़ा अच्छे तरीके से करें, कुछ साइंटिफिक अपना बना ले तरीका, तो ये इजी हो जाएगा। यानी इसमें और आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में जो है ना, अच्छे पढ़ाई से आप अपना डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जो बहुत समय लेकर के बनता था वो बहुत कम समय में बन सकता था, जो नहीं बनता था वो बनने लगेगा। वो सारा चीज़ मैथ्स और रीजनिंग में आता है, इसलिए इसको कंसेप्चुअल सब्जेक्ट बोला जाता है, इसको मेमोरी बेस्ड बोला जाता है। और ये भी याद कर लीजिए कि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स में जब पकड़ बन जाता है तो नंबर का जो हाईनेस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मीन्स आप काफ़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। फॉर एन एग्जांपल 100 में 100 नंबर तक भी लाया जा सकता है। कंपटीशन है, 1-2 फास्ट में समय के प्रेशर में, टाइम के प्रेशर में कुछ बाय दी वे मिस हो जाए तो आपका 100 में 98 तक हम ला सकते हैं, 97 तक ला सकते हैं, 50 में 48 47 तक ला सकते हैं। ये सब बातों पर ध्यान देना है। इसलिए इन दोनों पर पकड़ जब बनता है तो आपका श्योरिटी ज़्यादा बनता है। बट एग्जामिनेशन का पैटर्न में ध्यान देना पड़ता है कि किस एग्जामिनेशन में किस चीज़ का महत्व कितना ज़्यादा है, जिसका थोड़ा बहुत चर्चा हम कल कर चुके थे। और इसमें हम कितना भी मेहनत करते हैं ना तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश में अगर हम 50 क्वेश्चन का बात करें तो 35 भी ले आते हैं तो ये हैंडसम स्कोर हो जाता है। जीके में 50 क्वेश्चन में 35 अगर हम कर लेते हैं तो ये हैंडसम स्कोर हो जाता है। लेकिन मैथ्स के 50 क्वेश्चन में अगर हम 35 करते हैं तो ये हैंडसम स्कोर नहीं होता है, और इस जगह पर हैंडसम स्कोर के लिए आपको 45 क्वेश्चन प्लस होना चाहिए। यहाँ पर भी लगभग वही बात आप मान लीजिए ऐसा। तो इसी से आप सीखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि हम मैथ्स और रीजनिंग को काफ़ी अच्छा करें तो हमारा नंबर ज़्यादा आ सकता है, और इसको इंग्लिश और जीएस को बहुत अच्छा भी कर ले तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर ये दोनों में 70 नंबर आया और यहाँ पे 90 नंबर। बोलिए, यहाँ दोनों में 70 नंबर और यहाँ दोनों में 90 नंबर, जो इजीली आ सकता है। ऐसा ही होता है, ये सब्जेक्ट का नेचर है, इसलिए ये बात समझा गया। तो आप फील करिए कि कहाँ 70 और कहाँ पर 90। इसलिए आप सभी बच्चे इस पर जरूर ध्यान देंगे कि मैथ्स और रीजनिंग कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। एक बार अच्छे तरीके से पढ़कर पकड़ बनाइए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा नंबर आपको आता रहेगा। लेकिन इसमें जो है एक लिमिटेशन होता है, हम कितना भी अच्छा करते हैं तो इसका एक अपर लिमिट होता है, उसको क्रॉस जल्दी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ भी दायां बायां नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली इसमें जो पढ़ा हुआ है वही बनता है। थोड़ा बहुत कभी कभार लक से, अंदाज से, है ना, कुछ आभास, कुछ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की शब्द के अनुसार, या बहुत सारा परिस्थिति ऐसा वो हम पकड़ सकते हैं। जैसे होता है ना कि नोमेनक्लेचर, तो बहुत सारा नाम ऐसा होता है, जैसे नदी का नाम या कुछ भी ऐसा, बहुत सारा ऐसा होता है जो कि क्या होता है ना कि कुछ एरिया वाइज भी
हो सकता है। तो कहीं पर बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि वो नदी है ना साउथ की तरफ का ही लग रहा है ऐसा, और ऑप्शन में साउथ की तरफ का कोई एक ही दिख रहा है ऐसा, और बाकी सब जो है नॉर्थ इंडिया का आपको स्टेट्स दिखाया गया है। तो हम लोग वहाँ पर अंदाज से जो है ना वो साउथ वाले को टिक लगा देंगे कि ये नदी है ना साउथ के नाम से रिलेटेड लग रहा है ऐसा, तो इसलिए हम जो है वहाँ पर टिक लगाते हैं और वो शायद सही हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये कभी कभार आपको बेनिफिट मिल सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं, इसलिए इसमें आपका स्कोर मैक्सिमम बहुत नहीं हो सकता है, ये लेवल है, और इसमें बहुत ज़्यादा 45 प्लस आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए रहा सवाल। जब हम एसएससी की तैयारी करते हैं तो सभी छात्र 4 सब्जेक्ट में से किसी 2 पर बहुत ज़्यादा होल्ड बनाएंगे और जो 2 बचेगा उस पर एवरेज से थोड़ा ऊंचा रहेंगे, सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए जीएस और मैथ्स का अच्छा पकड़ बनाएंगे। जिनको रेलवे में जाना है उनके लिए भी जीएस और मैथ्स का पकड़ अच्छा बनाएंगे। उसके बाद जिनको बैंक में जाना है उनको रीजनिंग और मैथ्स का पकड़ अच्छा बनाएंगे, ये ऐसा लिखा हुआ है। ये अगर आप स्टेट के एग्जामिनेशन में है, स्टेट में राज्य सरकार का जो भी वैकेंसीज होता है उसके लिए, तो यहां पर भी जीएस और मैथ्स को अच्छा करना पड़ेगा। अब देखिए सभी में प्रायोरिटी में तो यही रह गया। बैंक पीओ में इंग्लिश का भी एक लेवल होगा, अच्छा करिएगा। एसएससी में भी आपको जो है ना सीजीएल हो चाहे आपका सीएचएसएल या सीपीओ ऐसे, तो सीपीओ में तो इंग्लिश का महत्व होगा, इसलिए इसको हम लोग वहां पर रखेंगे। तो ये एक आपको जो है ना हम यहाँ पर खांचा जिसको बोलते हैं आउटलाइन है ना, ये स्केच आउट कर चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंगली आपको अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसके लिए क्या महत्वपूर्ण है ये आपको बता दिया गया है। लेकिन जो रेलवे और एसएससी वाले छात्र हैं उनको कल भी बोला गया कि आप यहाँ पे रीजनिंग जो है ये सेल्फ में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इजी होगा, और बैंक के छात्र जो हैं वो रीजनिंग जो है किसी टीचर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपको हमारा सलाह दिया जा रहा है। अब आप जो करना चाहें वो आप अपने अनुसार ही करिएगा वो चीज़। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया है क्योंकि रेलवे और एसएससी का या स्टेट वाले में जो रीजनिंग पूछा जाता है वो बहुत एवरेज लेवल का होता है। आप घर पे अच्छे से पढ़ाई खुद कर लीजिए, आपका काम बनेगा, उसमें कोई विवाद नहीं है, इफ्स एंड बट्स नहीं है। ओके, लेकिन बैंक पीओ के लिए करना चाहते हैं, इवन बैंक क्लर्क के लिए, तो रीजनिंग में अच्छा पकड़ बनाने के लिए आप कहीं से कोचिंग जरूर ले लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आई मीन टू से दैट। ओके, अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश के लिए भी बोला गया कि आप मैक्सिमम छात्रों का इंग्लिश खराब होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, जब कंपटीशन का हम लोग देखते हैं इंग्लिश, तो यहाँ पर इसलिए क्या है कि इसके लिए भी आप जो है किसी टीचर से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कहाँ पर इसका महत्व ज़्यादा, जैसे रेलवे वाले छात्र को इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एसएससी वाले छात्र को इससे मतलब रखना है, इंग्लिश में मेहनत करके अच्छा करना है। बैंक पीओ के छात्र को इंग्लिश अच्छा करना है ना, इसलिए इन सारे बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम तैयारी करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जैसे आप यहां पर मैथ्स करेंगे बाय मी मीन्स मैथ्स बाय एम के झा, तो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन जो चलता है उसके लिए आपका नाम हो गया झा क्लासेस नया टोला पटना, नया टोला पटना। और ऑनलाइन के लिए आपको एप्लीकेशन है जो कैरियर एडुकेशन ऐप बोला जाता है, कैरियर एडुकेशन ऐप, ये आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और इसी पर ऑनलाइन का बैचेस दिया रहता है। और ये झा क्लासेस नया टोला पटना, इसके लिए आपको जो है 0612-323 ऐसा ये जो है आपका बेसिक नंबर हो गया, लैंडलाइन नंबर। और व्हाट्सएप के लिए जो भी बात करना होगा व्हाट्सएप में आप बात कर सकते हैं, इसके लिए 8409951743। कल के क्लास में भी ये बात बताया गया था कि आपको जो है इस नंबर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो ये व्हाट्सएप से जो भी क्वेरी हो, ये मैंने कब बैच नया है पुराना है क्या है किसमें कौन सा क्या चल रहा है, आपको जो भी इंटरेस्ट होगा ना वो सारा चीज़ आप आराम से जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। और लैंडलाइन हो गया जिस पर आप बात कॉल करके कर सकते हैं। चलिए, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है और हमारा ये जो क्लास है वो 26 ईयर्स से चलता है और इसमें 10,000 प्लस बच्चों का प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका, ऐसा कैलकुलेशन कहता है एक अंदाज से। ठीक है, अब आइए, जब हम तैयारी करते हैं तो कुछ फंडामेंटल चीज़ों का जरूरत पड़ता है। जैसे देखिए, हमारे क्लास के असाइनमेंट से आप मिनिमम अगर पढ़ते हैं ना, है ना, क्लास असाइनमेंट जो बोला जाता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, इसी को पढ़ के आप 80 से
85% के बीच में मार्क्स आराम से ले आएंगे। कम पढ़िए, कंक्रीट पढ़िए, वही चीज पढ़िए जो वहां पूछेगा। ये हमारा क्लासरूम का असाइनमेंट से होता है। 80 से 85% का लिखित गारंटी कि आपका क्वेश्चन वो कोई भी एग्जामिनेशन देंगे जिसका चर्चा हम अभी कर रहे हैं, तो इतना परसेंट उसी से मैच करना है। बोले आज उसी से मैच करेगा तो 100 में अगर हम 80-85 के बीच भी स्कोर करके आ जाते हैं तो हमारा हैंडसम स्कोर होता है। 50 में आपको जो है 40, 42, 43 यहाँ तक नंबर ले आते हैं, हैंडसम स्कोर होता है कंपटीशन में, है ना। तो ये हमारे क्लास के असाइनमेंट से कर लेना है, आपको बाकी कुछ पढ़ाई भी नहीं करना है। चलिए, उसके अलावा बोला जाता है कि आप अगर कोई भी छात्र घर पे पढ़ते हैं और मन में लगता है कि नहीं और पढ़ें ऐसा, तो ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, ठीक है, बाय आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल, ये आपको जो है ना हम यहां पर हिंट कर दे रहे हैं, एस चांद पब्लिकेशन, ठीक है, मेरठ, ये चीज मेरठ लिखा हुआ है या जो भी वो पब्लिकेशन दे रहा है ना, एस चांद से ऐसे करके, आगरा शायद, ये बोले आपको आर.एस. अग्रवाल, है ना, एस चांद पब्लिकेशन, ये आप खरीद लेंगे, इससे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मैथ्स के लिए ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, ये मैथ्स का बात किया गया है। ये उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिनको रीजनिंग करना है तो उस रीजनिंग के लिए भी आप जो है ना आर.एस. अग्रवाल के नाम से ही बुक देख लीजिएगा और ये आप घर पे पढ़ेंगे, इसी से पढ़िएगा और बाकी में एक कॉमन बात बताया जाएगा। तो ये ऐसा हो गया। उसके बाद में आप जो है जीके जीएस का जब हम चर्चा करते हैं, ठीक है, तो ये आर.एस. अग्रवाल से आप जो है अच्छा खासा, मैंने जो लेटेस्ट एडिशन का होगा उसको लेकर के पढ़िएगा, सेल्फ से आप अपने से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मैथ्स में ये ले सकते हैं, ऐसे हमसे जो पढ़ते हैं क्लासरूम के असाइनमेंट से ही काम आपका चल जाएगा, ये एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है ऐसा हम लोग बोलते हैं, क्लास के ही असाइनमेंट से अच्छा आप करेंगे। जब हम जीएस पर मेनली आते हैं तो जीएस में बहुत रेंज है, ठीक है, तो यहां पर हमारा जो सलाह है वो आपका दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, ये एक लीडिंग मैगजीन है, जो पत्रिका है, प्रति माह आता है ना, मंथली मासिक है, तो ये आप जो है ना सभी छात्र जरूर पढ़ा करिए, अच्छा रहेगा। लेकिन हम यहां पर जो है इसी दर्पण का अतिरिक्तांक बोलते हैं, अतिरिक्तांक, ये स्पेशल, जो आपका हिस्ट्री का अलग आएगा, पॉलिटी का अलग आएगा, ज्योग्राफी का अलग आएगा, साइंस का अलग आएगा, इकोनॉमी का अलग आएगा, ऐसा। तो ये बारी बारी से जो है आप लेकर के पढ़ेंगे और ये दोबारा नहीं लेना है। आप जब भी इसको खरीद लेंगे तो जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता तब तक इसी को पढ़ना है, दोबारा ये नहीं लेना। मैंने कहा हिस्ट्री एक बार खरीदेंगे वही काम कर जाएगा, दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा। तो ये सबका एक जो है ना वॉल्यूम आता है, इस हिसाब से आप लेते जाएंगे। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से ऐसे आप जीके जहां पढ़ेंगे वो सर जो भी बात बोलेंगे वो ज़्यादा मानना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो कहीं नहीं पढ़ते उनको गाइडलाइन हम दे रहे हैं ऐसा करके कि ये इससे आप जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जो कि काफ़ी फेमस हो जाता है, जैसे ये सभी टीचर शायद बोलते हैं ल्यूसेंट है, कंपाइलिंग उसमें जो है अच्छा किया गया, कम में ज़्यादा दिया गया, ये सारा चीज़। और होता है कि किसी भी चीज़ का एक बार ब्रांडिंग जब हो जाता है ना तो उससे क्या होता है कि ऐसा उम्मीद किया जाता है कि कोई क्वेश्चन सेटर जो है ना जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो उस बुक को कभी लिया तो 2-4-5 क्वेश्चन अनायास उस बुक का हूबहू आ सकता है। इसलिए ऐसा, क्योंकि जैसे आर.एस. अग्रवाल का मैथ्स का किताब हो या रीजनिंग का ऐसा, तो पहले उसी बुक से जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता था। तो क्या था कि कोई भी क्वेश्चन सेटर जब फ्रेम करते थे कुछ क्वेश्चन उसमें डिजिट बदल करके उसके एग्जांपल से लेते थे, तो जो छात्र उस बुक को पढ़ के जाता था उनको ज्यादा फायदा होता था। ये एक विजन है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ओके, इसलिए क्या है कि आप इससे भी जो है साइंस का अलग और जो आपका जीएस का होगा अलग, ये जो है ये दोनों बुक इसका भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ओके, तो इतना बात इसमें हम आपको बता दिए। ओवरऑल में फिर हम आते हैं तो तब क्या होता है कि आप सेल्फ स्टडी जो भी कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी किए या माने सेल्फ स्टडी मीन्स आप अपने पढ़े या टीचर पढ़ा दिए, वो दोनों चीज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं। सेल्फ स्टडी हो गया या आपको कोई टीचर पढ़ाए वो चीज़, ये तो ये करने के बाद में क्या है, जब बैच पूरी तरह से फिनिश होता है, मीन्स आपका सिलेबस पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद ये रामबाण होता है। प्रीवियस ईयर्स है ना,
बुक आप जो है ना क्वेश्चंस के लिए ये ले लेंगे, प्रीवियस ईयर्स का बुक जो है ये, और यही लगातार आपको जो है ना प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। ये जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है ना, ऑथेंटिसिटी देता है कि आप कहां पर हैं और आपसे क्या एक्चुअली पूछा जाता है। क्योंकि जो पूछ दिया वही सच्चाई है, आप भले कुछ भी पढ़िए, कहीं से पढ़िए, जो पूछा वही ना पूछा, है ना, हकीकत तो वही है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग ये जो पढ़ाते हैं ना, वो तो एक विजन है इन सारे चीज़ों का आइडिया लेकर के कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा ज़्यादा बार पूछ रहा है तो ऐसा बैच में पढ़ाना ज़्यादा बेटर होगा। बट आप जो है ये जरूर किया करेंगे, जब बैच फिनिश होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर आप जो है ना बार बार बनाएंगे। इससे आपका जो है ना बिल्कुल वही चीज़ का तैयारी होगा जिस चीज़ का वहाँ पर ज़रूरत होता है ना। पैटर्न तुरंत तुरंत नहीं बदलता है नॉर्मली, है ना, बहुत लंबे समय से जो है ना, जैसे एक एवरेज का क्वेश्चन कि 15 व्यक्ति की औसत आयु 20 वर्ष है, एक नए बच्चे के शामिल होने पर या मैंने एक और व्यक्ति के शामिल होने पर औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति का उम्र क्या है। मैंने ये सब क्वेश्चन क्या कॉमन है, जो कितने बार पूछा जा चुका है, कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कॉमन होता है, बार बार पूछेगा ही, चाहे वो हल्का ही क्यों ना हो, ऐसा, ठीक है। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आपके सिलेक्शन में ये भी चीज़ है कि चीप लेवल का प्रश्न, मीडियम लेवल का प्रश्न और अपर लेवल का प्रश्न, ऐसा ये 3 लेवल में क्वेश्चन होता है, ठीक है। जैसे अपर लेवल का क्वेश्चन मान लीजिए 20%, ठीक है, ये आप जो है यहां पर 50% मान लीजिए और ये 30% मान लीजिए, ऐसा। तो देखिए हम लोगों को प्लानिंग यही करना है कि आज क्वेश्चन तीनों लेवल का देगा। चीप लेवल का अर्थ क्या है कि लगभग सारे छात्र से बन जाता है, कम से कम ऐसा है जिसका सिलेक्शन होने वाला है। उसमें चीप लेवल में एक भी क्वेश्चन गलत उससे नहीं होता है, जिसका सिलेक्शन नॉर्मली होने वाला है। जो पढ़ाई अच्छा से नहीं भी किया उसमें उसका भी जो है मैक्सिमम इसका बन ही जाता है, इतना हल्का क्वेश्चन होता है। मीडियम लेवल जो है इसमें जो अच्छा पढ़ाई किया उसका सारा बनता है, लगभग 1-2 छूटेगा, और जो अच्छा पढ़ाई नहीं किया उसका इसमें कुछ ज्यादा छूट जाएगा, 5-7 क्वेश्चन छूट जाएगा, 8 क्वेश्चन छूट जाएगा। अपर लेवल पूरे तरह से छूट जाता है, ऐसा मान लीजिए। बोले कट ऑफ नॉर्मली देखिए, ये तो हम 80% पर गए, और कट ऑफ नॉर्मली जो है ना 75% के बिलो रहता है, ये ऐसा कर। बोले कट ऑफ अगर इतना ही परसेंट जाता है, ये एक एवरेज देखा जा रहा है आज तक का रिकॉर्ड में ऐसा है, तो इतना ही कट ऑफ जाता है और हमारा चीप और मीडियम से ही काम बन जाता है ऐसा करके, तो हम इसी पर क्यों ना होल्ड कर लें। इसलिए मैक्सिमम छात्र, आप में से 90% से ज्यादा छात्रों के लिए ये सलाह है हमारा कि चीप और मीडियम लेवल पर पकड़ आप अच्छा बना लीजिए, आपका सिलेक्शन का चांसेस पूरा बन चुका है। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये जो दिया गया इसका हम क्या करें, ये जो 20% है, ये क्वेश्चन यहां पर आ गया। तो ये जो 20% है ना, ये उन छात्रों के लिए है जिनका सिलेक्शन तो निश्चित होना ही है, वो रैंक चाहते हैं, चॉइस का पोस्ट चाहते हैं, तो उन सारे छात्रों के लिए इसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। ये याद कर लीजिए कि आप रैंक के लिए जो है ना, ये अपर का जो क्वेश्चन होता है उसको पढ़ते हैं। मीनिंग है रैंक लाने वाले छात्र इस अपर लेवल के क्वेश्चन में भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और करने का प्रयास करते हैं, तभी उनको रैंक मिलता है। आप सुनते हैं ना कि ये सीजीएल में टॉप कर गया, ये आपका 10वें पोजीशन पर आ गया, ये 100वें पोजीशन पर आ गया, तो वो छात्र इसमें भी अच्छा करता है। अगर आप इसमें अच्छा नहीं करते हैं तो रैंक हासिल नहीं होता है, सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगा, जॉब मिलेगा, लेकिन मनचाहा पद नहीं मिलेगा, और ये वाला भी जब करते हैं तो मनचाहा पद मिलेगा। इसलिए आप जितने भी छात्र हमारे बात को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से इस बात को विचार करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि सपना तो बड़ा देखना चाहिए, लेकिन क्या उस सपना को हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं, हम में वो कैलिबर है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली ही तैयारी करना ज्यादा बेटर होता है। दैट मीन्स ज्यादा छात्र ऐसे हैं मेरे ख्याल से जो इसी 2 लेवल पर पहले पकड़ बना करके जॉब तो ले लीजिए ना, ठीक है, चॉइस का पोस्टिंग नहीं मिलेगा, जो पद का इच्छा था वो नहीं मिलेगा, लेकिन नौकरी तो मिल जाएगा ना, सैलरी भी तो लगभग वही मिलेगा, अच्छा पद नहीं मिलेगा, थोड़ा सैलरी कम मिलेगा। एसएससी में ही तो जाएंगे, उसी के सीजीएल में काम करेंगे, उसी के सीएचएसएल में काम करेंगे, उसी के सीपीओ में काम करेंगे। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, उनका सिलेक्शन तो रखा हुआ है, चीप मीडियम में ऐसा पकड़ है ना कि होगा ही, वो उनको सलाह है कि वो अपर लेवल में भी ध्यान दें, और वो देते भी हैं, है ना, तो ताकि उनको रैंक मिले कि नहीं हम एसएससी के इनकम टैक्स में ही जाना चाहेंगे, हम प्रिवेंटिव ऑफिसर ही बनेंगे, है ना, तो ये आपका चॉइस होता है।
उसके अनुसार आप अपना काम करें। कोई सीबीआई में ही जाना चाहते हैं ना, तो उन सारे छात्रों के लिए सलाह है कि अपर लेवल पर भी होल्ड बनाएंगे, लेकिन पहले आप वो मत सोचिए, है ना, हमारा लेवल बहुत खराब है, हम मैथ्स में पुअर हैं, जीएस में पुअर हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, इसका चांसेस ज़्यादा है, तो फिर भी हम सिलेक्शन ले लेंगे एडवर्स सिचुएशन में होने के बावजूद भी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चीप और मीडियम लेवल पर ही पकड़ बना ले, और 80% क्वेश्चन जब वही होता है तो हम उसमें 75% का कैलकुलेशन करके आएंगे, और उतना स्कोर जब होगा तो सिलेक्शन तो होना है, ज्वाइनिंग तो होना है, जॉब हमारा हो गया। ठीक है, अगली बार हम इस पर ही केवल ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपर लेवल करके हम अपना प्रमोशन कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में हम चॉइस का पद के लिए तैयारी करते हैं, इसलिए यहाँ बाइफर्केशन कर दिया गया, सलाह दे दिया गया। आप सारे छात्र जो है अच्छे तरीके से इसी अनुसार अपना काम करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है एसएससी, रेलवे, है ना, और आपका बैंक, इसके लिए एक कंबाइंड बैच जो जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसा करके फुल फाउंडेशन बैच, फुल फाउंडेशन बैच। और देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, आजकल है ना, जैसे बीपीएससी का टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऐसा करके, है ना, वो जो आपका टीचर्स के लिए हुआ मेगा आपको ज्वाइनिंग भी दिया गया, है ना, तो वो सारा भी इसी से तैयारी हो जाता है। तो इसी में जो है ना, आप बीपीएससी का टीचर्स का भी कर सकते हैं, आपके स्टेट एग्जाम्स में जो भी होता है उन सारे का कर सकते हैं। तो फुल फाउंडेशन बैच हमारा एक 4 PM में स्टार्ट हुआ, जिसके लिए अब हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम का क्लास करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम ये हमारा पहला लेसन होगा। हम सारा लेसन आपको नोट करा चुके हैं, तो नंबर सिस्टम का फिर यहाँ से जो है ना हम लोग क्लास 1 करेंगे, ये क्लास 1, और ये जो है मंडे से हम लोग करेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 आवर का क्लास होगा। ये अभी ये जो बोला जा रहा है ये ऑफलाइन बैच के लिए बोला जा रहा है, अभी ऐसे 1 आवर का क्लास होता है। उसके बाद मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलता है। 10 मंथ्स लगेगा लगभग, तो आपका पूरा सिलेबस फिनिश होगा। इसमें जितना लेसन कल के क्लास में बताया गया था सारा लेसन कराया जाएगा ऐसा। और ये जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारे यहाँ फिर जो है टेस्ट सीरीज का भी व्यवस्था है, और आप टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना जांच करते रहते हैं जब तक जॉब नहीं होता है। तो टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म धीरे धीरे करते जाएंगे, आपका जॉब होने में ये बहुत मदद करेगा। तो ये सारा चीज़ हो गया। यहाँ पढ़ने के क्रम में असाइनमेंट आपको प्रिंटेड दिया जाएगा, जो कि बाइलिंगुअल होगा, मीनिंग है असाइनमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहेगा। और जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो हिंदी लैंग्वेज होगा, बट सारे टर्म्स को जो है ना इंग्लिश में जरूर बोला जाता है। जैसे हम लोग मेंसुरेशन बोलते हैं, हिंदी में क्षेत्रमिति होता है, इंग्लिश में ही ज़्यादा बोलते हैं। जैसे आयत होता है तो रेक्टेंगल बोलते हैं, वृत्त होता है सर्किल बोलते हैं, ज्योमेट्री है ज्यामिति नहीं बोलते हैं ज़्यादा, है ना। तो ये सारा चीज़ क्या है कि आप जो है सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चे होंगे तो आराम से क्लास ज्वाइन करेंगे। इस मीडियम से आपको सारा टॉप्स मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। और बिल्कुल पंक्चुअलिटी होता है हमारे क्लासेस में, टाइम पर आपका जो है बैच स्टार्ट होता है। 50 मिनट्स मान के चलिए ईच एंड एवरी डे क्लास होना ही है, 50 मिनट्स 50 मिनट, है ना। और 10 महीने का कोर्स होगा तो 10 महीने में कोर्स फिनिश करने का हमारा प्रयास होता है। उसमें हम लोग कहीं भी कटौती नहीं करते हैं, टाइम ज़्यादा लगे या कम लगे वो मैटर नहीं करता है। हम वो सारा क्वेश्चंस कराते हैं जो वहाँ पर आपको मैच करे, और आप जितने भी छात्र हमसे पढ़े हुए हैं और बात को सुन रहे हैं या आगे पढ़ेंगे तो ये एहसास होगा कि वही क्वेश्चन वो पूछता है जो आपके इस क्लासरूम में कराया जाता है। आपके कॉपी से ही क्वेश्चन उसको पूछना है, डिजिट्स थोड़ा बहुत वो चेंज करेगा, लैंग्वेज बदलेगा, कभी कभी भाषा को ट्विस्ट करेगा, यही वो कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही होगा जो आपको हम यहाँ करा देंगे। बोलिए ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, हिंदी में ए और बी का मध्य समानुपात क्या होगा, तो √AB ये फॉर्मूला है और ये हम क्लास में कराते हैं, इस पे क्वेश्चन देगा। ए और बी का तीसरा समानुपात थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो B² A ये एक फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन बराबर पूछता है रेलवे एसएससी में, ये आपके क्लास के कॉपी में रहता है, वो डिजिट बदलता है ना। ए और बी का प्रथम समानुपात क्या होगा, इस पे क्वेश्चन थोड़ा कम बार पूछा जाता है, लेकिन फॉर्मूला A² B होगा, ये भी आपको पढ़ाया जाता है। ए बी और सी का चौथा समानुपात क्या होगा, तो BC/A, इससे भी थोड़ा सा कम बार पूछता है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कराया जाता है। और इसी जगह पर आपको एक सिंबॉलिक सिचुएशन हो जाता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कि यहाँ पर A/B और प्रोपोर्शन C/D, इस पे बराबर आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना ऐसे। तो इस पे क्वेश्चन कोई एक चीज़ मिस कर देता है, कहीं पर भी ऐसा ये क्वेश्चन देता है। एक एक क्वेश्चन
बोल तो दिया गया, मन में बैठा लीजिए। 90% क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में वही आपसे पूछेगा जो हमारे क्लासरूम में कराया जाता है, आपके कॉपी में रहता है। इतने बार उस कॉपी को पढ़ जाइए कि क्वेश्चन में जब डिजिट बदलेगा तो लैंग्वेज दोबारा पढ़ना ना पड़े, है ना। फास्ट में लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, और डिजिट उसका लेंगे, आराम से क्वेश्चन बनेगा। हम इतने बार रिवाइज कर ले। सबसे मेन क्या होता है ना, एक बार पूरा पढ़ाई करिए अच्छे से, आराम से। उसके बाद वो कितने बार रिवीजन में आता है, वो 10 बार हो, 20 बार हो, 50 बार हो, जब तक नौकरी नहीं मिला तब तक वो रिवीजन होते रहना चाहिए। आपका जितना रिवीजन होगा ना उतना एक्यूरेसी ज़्यादा होगा और उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होगा। यही फायदा होता है रिवीजन का। इसलिए प्रैक्टिस बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। इसका अर्थ क्या है कि प्रैक्टिस जो है ना किसी को भी परफेक्ट बना देता है। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका सिलेक्शन उतना ज़्यादा होगा। हमारा यह भी कहना है कि ऐसे इस वीडियो को जो है ना आप जरूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य निर्माण हो सकता है। वो जो परेशान हैं, जिनको कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता है, हमारे इससे उनको भी रास्ता सुगम और सहज दिखेगा और वो भी कुछ कर सकता है। इसलिए जो है ना आप इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा और आराम से हमसे जुड़िए। झा क्लासेस पटना नया टोला में स्थित है। नीचे में बेसमेंट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें सेकेंड फ्लोर पर MK झा क्लासेस के नाम से आपका कोचिंग है। उसमें आप आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। और प्ले स्टोर से कैरियर एजुकेशन ऐप, जिसमें ये सिंबल बना होगा, इसको आप जो है डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में वो आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो भी मांगता है वो सारा चीज़ देंगे। फिर कोर्स जो भी आपका होगा, डिफरेंट कोर्सेज दिखेगा, उसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स भी दिखेगा, किस कोर्स में क्या सिलेबस है, कैसे क्या है, कितना वीडियो, कितना ये है ना, वो सारा चीज़ आप देख करके जो कोर्स आपको लेना है उसको क्लिक करके बाय का ऑप्शन आएगा और बाय में गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी मीडियम होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आप पेमेंट कर देंगे और आराम से जो है उसके वैलिडिटी के अनुसार, कोई 1 साल, कोई 6 महीने का कोर्स दिया हुआ है, आप उन सारे को जो है उतने दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। जितने बार जो भी वीडियो देखना होगा आप उसका क्लास का वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नंबर सिस्टम, जिसका कि हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। अब 2 क्लास में इंट्रोडक्शन आपको दिया गया, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन करेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे बेसिक मेथड, ट्रिकी अप्रोच और टेक्निकल अप्रोच। ये 3 मेथड से हम लोग नॉर्मली पूरे सिलेबस को फिनिश करते हैं। ठीक है, थैंक यू।